जय हिंद दोस्तों। आज बीपीएससी एईडीओ का सेट नंबर 4 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। इसमें अगर आप 60 मार्क ले आते हैं, जिसका मतलब आपका तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल का है, आपका रिजल्ट होने का पूरी तरह संभावना है। ठीक है, तो इसमें आप इस बुक को अच्छी तरह से देखिएगा दोस्तों, अच्छी तरह से पढ़िएगा। और इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में बहुत सारे एग्जाम का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे साथ बने रहिएगा। कह रहा है दोस्तों कि बाकर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यह उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर वायु के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचलन का एक प्रतिरूप है। यह सही है। अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के ऊपर यह परिसंचरण तीव्र हो जाता है, जिससे भारत में भारी वर्षा होती है। ये गलत है दोस्तों, भारी वर्षा ना होकर के यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होता है। ये तो गलत हो गया। लानिनो की स्थिति में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र और अधिक सुदृढ़ हो जाता है। ये भी सही है। तो 1 और 3 क्या है, सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित जल संधियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है। बेरिंग जल संधि, बास जल संधि, कुक जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में करना है। तो बेरिंग जल संधि जो है सबसे उत्तर में है। सबसे उत्तर में कौन सा है, बेरिंग जल संधि। यानी पहला तो 1 हो जाएगा दोस्तों, 1 यहाँ भी है। इसके बाद हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो जिब्राल्टर जल संधि 4 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी है। इसके बाद हो जाएगा दोस्तों बास जल संधि। ठीक है, यानी 2 तो यहाँ बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, बेरिंग जल संधि की बात करते हैं दोस्तों। यह सबसे उत्तर में है, जो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक है, बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक और प्रशांत को जोड़ता है तथा अलास्का और रूस को अलग करता है। याद रखिएगा ये सभी। ठीक है, बास जल संधि की बात करते हैं दोस्तों। तो बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि और तास्मानिया द्वीप के बीच अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि और तास्मानिया द्वीप के बीच स्थित है बास जल संधि। कुक जल संधि की बात करते हैं दोस्तों। तो यह न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों के अलग करता है। ठीक है, न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को अलग करता है कुक जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि की बात करते हैं दोस्तों। तो यह यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित है। यानी कह सकते हैं कि स्पेन और मोरक्को को बीच स्थित है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है दोस्तों कि ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सा जल संधि जोड़ता है, तो बताना है जिब्राल्टर जल संधि। तो इसका तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के भूगर्भिक संरचना के काल क्रम के अनुसार प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम कौन सा है। प्राचीनतम से नवीनतम की ओर, तो इसका राइट आंसर होगा धारबाड़ तंत्र, अरावली तंत्र, कडप्पा तंत्र, विंध्यन तंत्र। ठीक है, धारबाड़ तंत्र, अरावली तंत्र, कडप्पा तंत्र और विंध्यन तंत्र। अगर हम धारबाड़ तंत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे प्राचीन रूपांतरित और अवसादी चट्टान से बना हुआ है धारबाड़ तंत्र। अरावली तंत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो यह विश्व के सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत श्रृंखला में से एक है। ठीक है, विश्व के सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत श्रृंखला कौन सा है, अरावली है। ठीक है, इसका निर्माण जो है धारबाड़ काल के अंतिम चरणों के दौरान हुआ है। अगर कडप्पा तंत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो यह धारबाड़ चट्टानों के आपर्दन से बनी हुई है। ठीक है, अगर विंध्यन तंत्र की बात करते हैं तो यह कुडप्पा के बाद निर्मित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की क्रिया के बारे में क्या सत्य है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा जब वायु ऊपर उठती है तो बिना बाहरी उष्मा ग्रहण किए इसके आयतन में विस्तार के कारण तापमान गिर जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सागरों को उसके लवणता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है लवणता के घटते क्रम में। बौन झील की लवणता जो है लगभग 330% है दोस्तों। ठीक है, मृत सागर की लवणता लगभग 238% से लेकर के 240% तक है। लाल सागर की लवणता जो है लगभग 37% से 40% तक है। भूमध्य सागर की लवणता 37% से लेकर के 38% तक है। तो इस तरफ देखिए अब तो इसमें सबसे अधिक लवणता कौन सा, बौन झील तुर्की। तो क्रम में कह रहा है दोस्तों, तो क्रम में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
कथा करेबा भू आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। इसमें क्या है दोस्तों, एक कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील निक्षेप है। ये कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील निक्षेप है, ये सही है। ये मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा और मोटे रेत के जमाव से बने हुए हैं, गलत है दोस्तों। यह जो है मुख्य रूप से जो है हिमनद मिट्टी और मोराइन की निक्षेप से बना हुआ है। क्या है, हिमनद मिट्टी और मोराइन के निक्षेप से बना हुआ है। मोराइन के निक्षेप से बना हुआ है, तो गलत हो गया। एक केसर जाफरान की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तो 1 और 3 जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो सही क्रम देखना है दोस्तों। तो सही क्रम होगा थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सैनकोट। ठीक है, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सैनकोट। अगर थालघाट की बात करते हैं दोस्तों, तो थालघाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई को नासिक से जोड़ता है, नासिक से। अगर हम भोरघाट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है। अगर हम पालघाट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है, जो कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, तमिलनाडु से जोड़ता है। अगर हम सैनकोट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है कोल्लम से मदुरै को जोड़ता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं केरल को तमिलनाडु से ये भी जोड़ता है, सैनकोट भी। ठीक है, दोनों सेम है दोस्तों, ये पालघाट और सैनकोट दोनों सेम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, महासागरीय तापीय प्रवणता वह परत है जहां महासागरीय तापीय प्रवणता वह परत है जहां गहराई के साथ तापमान में वृद्धि गिरावट दर्ज की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में दिबांग, दिहांग और लोहित के संगम के बाद असम घाटी में इसे किस नाम से जानते हैं? तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तिब्बत में इसे जो है सांगपो के नाम से जानते हैं, तिब्बत में इसे जो है सांगपो के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग या फिर सियांग के नाम से। असम की घाटी में इसे दिबांग के नाम से जानते हैं। सॉरी दोस्तों, असम घाटी में इसे जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में जो है इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और लास्ट में गंगा नदी में मिलने के बाद जो है इसे मेघना नदी के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी, ये राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 10 की ओर। उपसौर जिसे पेरिहिलियन और अपसौर जिसे अपेहिलियन की घटनाओं के संदर्भ में क्या सही है? बताइएगा दोस्तों। तो उपसौर क्या होता है? उपसौर जो है सूर्य और पृथ्वी का निकटतम दूरी को दर्शाता है। सूर्य और पृथ्वी को निकटतम दूरी को उपसौर कहते हैं। और अपसौर जो है मतलब सूर्य और पृथ्वी के अधिकतम दूरी को दर्शाता है। उपसौर जो है 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को। और अपसौर जो है 4 जुलाई को होता है, याद रखिएगा। तो अपसौर मतलब अधिकतम दूरी। ठीक है, उपसौर की स्थिति में 3 जनवरी के आसपास जो है पृथ्वी सूर्य के करीब होता है, यानी निकट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है दोस्तों? देखिएगा, मिलान करना है, मिलान कीजिएगा। आवेग का एसआई मात्रक जो है न्यूटन सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड आवेग का एसआई मात्रक। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर। और इसके बाद होगा दोस्तों प्रतिबल के मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और कोणीय त्वरण का मात्रक जो है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, कोणीय त्वरण का मात्रक रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आवेग का हो गया न्यूटन सेकेंड, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर, प्रतिबल का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कोणीय त्वरण का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक कार एक गोले के रास्ते में एक जैसी चलती है, तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा सही है? कौन सा सही है? गति की दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, किसी चीज को अस्थिर अवस्था में हिलाने के लिए उसकी गति को एक जैसे बनाए रखने के मुकाबले ज्यादा बल की जरूरत क्यों होती है?
ज्यादा बल की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि जो है एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, ठीक है, घर्षण कम होता है, तो घर्षण कम होगा तो तीव्र गति से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें से कौन सा घर्षण बल के घटते क्रम का सही क्रम है? तो घर्षण घर्षण बल के घटते क्रम में देना है। तो पहला तो होगा दोस्तों अस्थितेज घर्षण, ठीक है, अस्थितेज घर्षण, जैसे कि मतलब कोई वस्तु को रख दिया उसको हम खींच रहे हैं, ठीक है। दूसरा हो गया सर्पी घर्षण, जैसा कि सांप चलता है। तीसरा हो गया लोटनी घर्षण, जो कि घूरता है पहिया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो जल में प्रकाश की चाल जो है, जल में 2.25 गुने 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड निर्वात में होगा, ठीक है। और दो किस में होगा दोस्तों? तो दो, पहले 2.4 देखते हैं। 2.4 जो है तारपीन के तेल में, तारपीन के तेल में जो है 2.04 गुने 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और कांच में जो है 2 गुने 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो कांच में 2 हो जाएगा, तारपीन में 2.04, निर्वात में 3, और इधर जल में 2.25 2.25। एक होता है दोस्तों याद रखिएगा, और नाइलोन में होता है 1.96 गुने 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है नाइलोन में। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा कथन अस्नेल नियम से संबंधित है? अस्नेल नियम से संबंधित कौन सा है? तो देखिएगा, कथा सघन माध्यम में आपतन कोण का क्रांतिक कोण बड़ा होता है। गलत है दोस्तों, बड़ा नहीं होकर के छोटा होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है, सही है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किन्हीं दो माध्यम के लिए एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, ये भी सही है। अतः 2 और 3 जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 17 की ओर। 17 में कह रहा है दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो है कब हुआ था? भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ था। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1969 में हुआ था इसरो की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 18, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? नैनो टेक्नोलॉजी को सर्वप्रथम उपयोग जो है नोरियो तानीगुची ने किया था। नोरियो तानीगुची ने 1974 में किया था। क्वेश्चन नंबर 19, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। कहता है एसीटोन पानी को उसके मिश्रण से पृथक करना। एसीटोन और पानी को उसके मिश्रण से पृथक करना आसवन कहते हैं, ठीक है, आसवन। पानी और मिट्टी के तेल को मिश्रण से पृथक करना, उसे जो है पृथक्करण कहते हैं, ठीक है। दूध से क्रीम को पृथक करना क्या कहते हैं? अपकेंद्रण कहते हैं। पौधे के आर्क से रंग द्रव्य का, उसे वर्ण लेखन कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संभारिक का उदाहरण है? बताइएगा, संभारिक का उदाहरण कौन सा है? तो कैल्शियम और आर्गन जो है संभारिक का उदाहरण है। कैल्शियम के परमाणु संख्या की बात करते हैं 20 होता है दोस्तों, और द्रव्यमान संख्या जो है 40 होता है। आर्गन के परमाणु संख्या 18 होता है और द्रव्यमान संख्या 40 होता है। आप देखो संभारिक में क्या होता है दोस्तों? भार समान होता है, ठीक है, यानी परमाणु द्रव्यमान समान होता है। तो परमाणु द्रव्यमान कैल्शियम का भी 40 है और आर्गन का भी 40 है, दोनों समान है, ठीक है, संभारिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, कहता परमाणु संख्या के अनुसार क्षारीय मृदा धातु का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम देखना है, तो सही क्रम होगा बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरिलियम हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 22 की ओर। हवा में मैग्नीशियम रिबन के जलाने से प्राप्त उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों। कहता है यह एक दहन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, सही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर बनता है, सही है। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है, अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है दोस्तों कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन आयन क्रमशः खाली स्थान तथा OH आयन खाली स्थान के आकार का अणु बनाता है। तो हाइड्रोजन आयन क्रमशः अम्ल बनाता, हाइड्रोजन आयन जो है क्रमशः अम्ल बनाता है, और OH आयन जो है क्रमशः क्या बनाता है? क्षार बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अम्ल और क्षार। क्वेश्चन नंबर 24, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि क्यों करते हैं?
क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक है। ठीक है, यह क्या है? एक ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 25 मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। इधर जीव का नाम दिया हुआ, इधर उपवर्ग का नाम दिया हुआ। ठीक है, यह उपवर्ग है, इधर जीव है दोस्तों। एपिस, एपिस जो है किसका उपवर्ग है दोस्तों? तो एपिस हो जाएगा हाइमेनोप्टेरा का, हाइमेनोप्टेरा का उपवर्ग है। लीच जिसे जोक कहते हैं, किसका उपवर्ग? तो हीरुडीनिया का है। ठीक है, लीच या जोक हीरुडीनिया का उपवर्ग है। केचुआ, केचुआ जो है हैप्लोटाइडिक्सा का उपवर्ग है। ठीक है, केचुआ हैप्लोटाइडिक्सा का टैगिस्टा का उपवर्ग है। टीनिया, टीनिया जो है साइक्लोफाइलिडिया का उपवर्ग है। तो इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। थोड़ा सा नाम बहुत अल्टर था दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्थसूत्री विभाजन के लिए सत्य नहीं है? बताइएगा दोस्तों। कहता है अर्थसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या दुगनी होती है। गलत है दोस्तों, दुगनी ना होकर के आधी होता है। ठीक है, तो पहला ही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अर्थसूत्री विभाजन के दौरान पैतृक कोशिकाओं के जीन परिणामी कोशिकाओं के साथ मिश्रित हो जाते हैं। सही है। अर्थसूत्री विभाजन जनांग के विशेष कोशिकाओं में होता है जो युग्मकों के उत्पादन के लिए होता है। ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है। अस्थायी ऊतक की कौन सी विशेषता है? कहता है अस्थायी ऊतक की कौन सी विशेषता है? तो अस्थायी ऊतक में अंतःकोशिकीय स्थान उपस्थित होते हैं। अस्थायी ऊतक में अंतःकोशिकीय स्थान उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 मिलान करना है दोस्तों। पादप हार्मोन दिया हुआ, इसका कार्य दिया हुआ है। ठीक है, तो एबेसिसिक एसिड क्या है दोस्तों? यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है, साइटोकाइनिन जिसे सेल विभाजन करते हैं, कोशिका विभाजन। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या करता है दोस्तों? कोशिका में वृद्धि करता है जिब्रेलिन। ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन जो है शीर्ष निष्क्रियता करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कहता ग्लूकोज लैक्टेट और ऊर्जा में टूटता है। सही है। ग्लूकोज इथेनॉल CO2 और ऊर्जा में टूटता है। ये भी सही है। ग्लूकोज CO2 H2O और ऊर्जा में टूटता है। ये भी सही है। अतः नन ऑफ दीज हो जाएगा, सभी के सभी जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाओं यानी WBC का अत्यधिक उत्पादन किस रोग का कारण बनता है? तो WBC का अत्यधिक उत्पादन जो है ल्यूकेमिया के कारण बनता है। ल्यूकेमिया क्या है दोस्तों? यह एक प्रकार का रक्त कैंसर है। रक्त कैंसर है जो अस्थि मज्जा में शुरू होता है और इस रोग से जो है शरीर असामान्य श्वेत रक्त कोशिकाओं का अनियंत्रित और अत्यधिक उत्पादन करने में लगता है ना। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 31 की ओर। 18वीं शताब्दी के मैसूर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। तो इसमें कह रहा है कितने कथन जो है सत्य है, बताइएगा। तो कहता हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। सही है। हैदर अली ने अपनी नौसेना के लिए बोर्ड ऑफ एडमिरल की तर्ज पर एक नौसेना बोर्ड का गठन किया था। गलत है दोस्तों, यह बोर्ड का तो गठन हुआ था लेकिन हैदर अली ने नहीं किया था। हैदर अली के जगह पर टिप्पू सुल्तान ने किया था। टिप्पू सुल्तान जो कि हैदर अली का बेटा था। ठीक है, टिप्पू सुल्तान ने किया था। तो 2 तो गलत हो गया। टिप्पू सुल्तान ने श्रृंगेरी को शारदा मंदिर की मरम्मत हेतु दान किया था। ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है दोस्तों, यानी 2 ऑप्शन सही है। तो केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 32 की ओर। रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान फौज एक खास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो फौज एक खास के संदर्भ में कहता यह एक यूरोपीय प्रशिक्षण के प्राप्त पैदल सेना की एक विशेष रेजिमेंट था। यह जो है सत्य है। ठीक है, बाकी सभी जो है असत्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 33 की ओर। कथन और कारण है। कहता है लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सतारा पहला राय था। गलत है दोस्तों, सतारा नहीं था। सतारा के जगह पर हैदराबाद था। ठीक है, हैदराबाद को 1798 में सहायक संधि को स्वीकार सहायक संधि जो है स्वीकार किया था हैदराबाद। कारण में कहता है निजाम को मराठा और टिप्पू सुल्तान के आक्रमणों का निरंतर भय बना रहता था। ये भी सही है दोस्तों। तो 1 गलत हुआ, यानी कथन गलत और रीजन जो है सही है, यानी एक गलत आर सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, सहायक संधि स्वीकार करने वाला कुछ राज्य को नाम देख सकते हैं। जैसे पहला राज्य तो हो गया हैदराबाद, जो कि 1798 में हुआ था। हैदराबाद के बाद जो है मैसूर स्वीकार किया था। ठीक है, मैसूर जो कि 1799 में स्वीकार किया था। मैसूर के बाद तंजौर आता है दोस्तों, तंजौर 1799 में ही किया था। तंजौर के बाद दोस्तों अवध। ठीक है, तंजौर के बाद अवध जो कि 1801 में स्वीकार किया था। अवध के बाद पेशवा जो कि 1802 में स्वीकार किया था। तो इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भू राजस्व व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है। तो इसमें कह रहा है दोस्तों, रैयत बारी अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून कहते हैं। अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में एक बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है लागू किया गया था। इसे सूर्यास्त कानून इसलिए कहते हैं कि इसके तहत जमींदार को निश्चित तारीख के सूर्यास्त तक लगान जमा, अगर लगान जमा नहीं करेगा तो उसको जमींदारी जो है नीलामी कर दी जाती थी। इसीलिए जो है अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून कहते हैं। लागू कब हुआ था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। पूछता है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रैयत बारी, रैयत बारी को जो है व्यक्तिगत किसान के साथ अनुबंध था। अच्छा, रैयत बारी व्यवस्था का जनक कौन है दोस्तों? एक जो है कैप्टन रीड है और एक थॉमस मुनरो है, थॉमस मुनरो। ठीक है। महालबाड़ी, महालबाड़ी जो है ग्राम समुदाय के एक इकाई मानना, ये भी सही है। अच्छा, महालबाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है दोस्तों? महालबाड़ी व्यवस्था के जनक जो है हॉल्ट मैकेंजी है, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, महालबाड़ी व्यवस्था के जनक है। इसे जो है पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में लागू किया गया था। इसमें पूरे ग्राम समुदाय को एक इकाई मानकर राजस्व निर्धारित किया जाता था महालबाड़ी व्यवस्था के तहत में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सभी युग्म सही है। तो कम से कम याद रखिएगा दोस्तों को अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में हुआ था, रैयतबाड़ी थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा, और महालबाड़ी बंदोबस्त जो है होल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात पील आयोग का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पील आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य सेना का पुनर्गठन करना और यूरोपीय अनुपात को संतुलन करना। ठीक है, 1857 का विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना का पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारतीय सैनिक दोबारा विद्रोह ना करे। ठीक है। अच्छा, पील आयोग की तरह ही कुछ और आयोग है दोस्तों, इसका नाम याद रखिए, जैसे कि हंटर आयोग, हंटर आयोग जो कि 1882 में आया था। रैले आयोग, रैले आयोग यह 1902 में हुआ था। ठीक है। सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था? सैडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ था। ठीक है। हरटाग, हरटाग आयोग का गठन जो है 1929 में हुआ था। सर्जेंट आयोग, सर्जेंट आयोग का गठन जो है 1944 में हुआ था। अस्ट्रेची आयोग, अस्ट्रेची आयोग का गठन 1880 में हुआ था। एक लायल आयोग है जिसका गठन 1897 में हुआ था। तो याद रखिएगा, हंटर आयोग 1882 में, रैले आयोग 1902 में, सैडलर आयोग 1917 में, हरटाग आयोग 1929 में और सर्जेंट आयोग 1944 में, अस्ट्रेची आयोग 1880 में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित आंदोलनों को उसके कालानुक्रम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है। इसमें क्या है दोस्तों? कूका विद्रोह। कूका विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1840 से लेकर के 1872 में हुआ था। यह जो है पंजाब में भगत जवाहर मल के द्वारा चलाया गया था। पूछता है दोस्तों, भगत जवाहर मल के द्वारा। बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन जो है 1820 से लेकर के 1860 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? सैयद अहमद बरेली के नेतृत्व में हुआ था बहावी आंदोलन। फराजी आंदोलन, फराजी आंदोलन जो है 1818 से लेकर के 1857 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व जो है हाजी सहरियातुल्लाह के द्वारा हुआ था। ठीक है। इस्लाम में सुधार करने हेतु। पागलपंथी विद्रोह, ये जो है 1813 से लेकर के 1833 के बीच में हुआ था। ठीक है। इसका शुरुआत जो है करम शाह के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? करम शाह के द्वारा हुआ था। यह एक अर्ध धार्मिक विद्रोह था। तो अब इसको आप बैठा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो कूका विद्रोह 1840 से 1872 के बीच हुआ था भगत जवाहर मल के द्वारा। बहावी आंदोलन जो है 1820 से 1860 में हुआ था।
सैयद अहमद बरेली के द्वारा, और फराजी आंदोलन का नेतृत्व जो है हाजी शहरियतुल्लाह के द्वारा हुआ था, और पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व जो है करम शाह के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। कहता है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। उन्होंने संस्कृत कॉलेज का द्वार गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए खोल दिया था, सही है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में प्राचीन वैदिक शास्त्रों का प्रमाण प्रस्तुत किया था, ये भी सही है। दोनों सही है दोस्तों, यानी ना तो एक ना ही दो, कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है, बताइएगा। कौन सा सत्य नहीं है? तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया, सही है दोस्तों। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया था, ये भी सही है। यह सिविल सेवा को चयन करने के लिए खुली प्रतियोगिता का सफल आयोजन करना प्रारंभ कर दिया था, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है प्रार्थना समाज के संस्थापक और प्रसारकों के संदर्भ में कौन सा समूह सही है, बताइएगा। तो इसका स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा और एमजी रनाडे के द्वारा हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 1867 में बम्बई में जो है इसका स्थापना हुआ था, बम्बई में। क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आत्माराम पांडुराम और एमजी रनाडे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान कला के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया था? तो भारत माता का प्रसिद्ध चित्र जो है अरविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था, अरविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, कथन और कारण दिया हुआ दोस्तों। कहता 1907 के कांग्रेस का सूरत विभाजन टाला जा सकता था, ये सही है, टाला जा सकता था। ठीक है, नरमपंथी और गरमपंथी दोनों ही लाला लाजपत राय के जो है अध्यक्ष बनाने की सहमत थे, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, पहले 1907 के जो है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है नरमपंथी और गरमपंथी आपस में विवाद हो गया था दोस्तों, और दोनों अलग हो गया था। इसका अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहा था, रास बिहारी बोस कर रहा था। इसमें कह रहा है दोस्तों कि दोनों ही लाला लाजपत राय के अध्यक्ष बनाने के लिए सहमत है, ये गलत है। ये जो है लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने के लिए केवल गरमपंथी लोग, ठीक है, केवल जो है गरमपंथी लोग सहमत थे। लेकिन नरमपंथी लोग को मानना था कि हम अध्यक्ष जो है रास बिहारी बोस को बनाएंगे, रास बिहारी बोस को जो है अध्यक्ष बनाएगा नरमपंथी। लेकिन गरमपंथी क्या बोला कि हम लाला लाजपत राय को बनाएंगे। तो ये तो गलत हो गया। तो एक सही और आर गलत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नहीं दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, गदर पार्टी की स्थापना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि कौन से कथन सत्य है। इसका स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था दोस्तों, लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा हुआ था, सही है। स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1913 में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, ये भी सही है। गदर नाम का समाचार पत्र केवल हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था, ये गलत है दोस्तों। गदर नामक समाचार पत्र हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू में, पंजाबी में और मराठी में, अंग्रेजी में, सभी भाषा में सभी प्रकाशित होता था। ये तो गलत हो गया। तो एक और दो सत्य है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, अलाउद्दीन खिलजी के शाहनाई मंडी का मुख्य कार्य क्या था? तो शाहनाई मंडी का मुख्य कार्य अनाज की कीमत का निर्धारण और बाजार का परीक्षण करना था, परीक्षण या फिर निरीक्षण करना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, मुगल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों। कहता है कौन सा कथन सही है। हुमायूं अपने साथ मीर सैयद अली और अब्दुल समद को ईरान से लाया था, सही है। जहांगीर के काल में मुरक्का यानी एल्बम बनाने की परंपरा शुरू हुआ था, ये भी सही है। शाहजहां के काल में चित्रकला के रेखांकन और सूक्ष्म विवरण पर जोर कम हो गया, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 45, शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत का क्या उत्तरदायित्व था? तो सुमंत का उत्तरदायित्व क्या था दोस्तों? तो विदेशी मामले और दरबारी शिष्टाचार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विदेशी मामलों का मंत्री जो था सुमंत था। क्वेश्चन नंबर 46,
कहता सूफी सिलसिला को उसके आगमन के क्रम में व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करें, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबादी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1, 2, 3 यानी चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरिया और नक्शबादी। अच्छा, ये सभी को थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। अच्छा, चिश्ती सिलसिला की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 12वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, 12वीं शताब्दी के अंत में आया था। इसका संस्थापक जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। इसको जो है इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था और भारत में सबसे लोकप्रिय जो है सिलसिला चिश्ती सिलसिला ही था। अगर सोहरावर्दी सिलसिला की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भारत में 13वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, इसका संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। कादरी सिलसिला की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 15वीं शताब्दी में आया था। इसका प्रवर्तक नेमितुल्लाह और सैयद मोहम्मद जिलानी था। नेमितुल्लाह और सैयद मोहम्मद जिलानी था। नक्शबंदी सिलसिला की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 16वीं शताब्दी में आया था। इसका जो है प्रवर्तक जो है या संस्थापक बाकी बिल्लाह था। ठीक है, बाकी बिल्लाह, याद रखिएगा, बाकी बिल्लाह था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथन या और मतलब कथन और कारण दिया हो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका में शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। ये सही है दोस्तों। विज्ञानवाद के अनुसार बाह्य जगत की कोई सत्ता नहीं है, केवल चित्त चेतना ही सत्य है। ये भी सही है। ठीक है, दोनों तो सत्य है लेकिन सही से व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित को कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करना है कालानुक्रम के रूप में। कहता सांची का मंदिर संख्या 17। ठीक है, सांची के मंदिर संख्या 17 और देवगढ़ के दशावतार मंदिर, भीतरगांव के ईंटों का मंदिर, तिगवा के विष्णु मंदिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता है कौन से कथन सही है? यहाँ लोग मूर्तियों की पूजा करते थे लेकिन मंदिरों के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ये सही है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा अंकित है। ये सही है। कौन कौन? हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा अंकित है, सही है। हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, जैसा कि उनके समाधान प्रथाओं में स्पष्ट है। ये गलत है दोस्तों, विश्वास करते थे, है ना, विश्वास करते थे, तो ये गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, बी नहीं दोस्तों, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 मिलान करना है। कहता ऋग वैदिक काल की नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम जो दिया गया है उसमें से मिलान करना है। बितस्ता, बितस्ता जो है झेलम नदी के किनारे है। पारुसनी रावी नदी के किनारे है। अस्कनी, अस्कनी चिनाव नदी के किनारे और सतुद्री जो है सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। निम्न में से कौन उस परिषद का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की गठन किया गया था। इस कार्यकारिणी परिषद में कौन कौन थे दोस्तों 4 सदस्य? एक तो फ्रांसिस हो जाएगा, क्लेवरिंग हो जाएगा, मानसन हो जाएगा, एक हो जाएगा दोस्तों बारबेल। ठीक है, बारबेल, ये 4 सदस्य थे। इसमें से वारेन हेस्टिंगस शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 52। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सर मॉरिस गेवियर। सर मॉरिस गवियर। ठीक है। अच्छा, इसका जो शासन काल था दोस्तों 1937 से लेकर के 1943 तक था। ठीक है। अगर सर एलिजा एमपी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, कलकत्ता में स्थापित, जो कि 1774 में स्थापना हुआ था 1773 के एक्ट के तहत। ठीक है, तो इसका जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान भारत के 53वें न्यायाधीश कौन है? वर्तमान भारत के 53वें न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत बना है। वर्तमान में कौन है दोस्तों? जस्टिस सूर्यकांत है। क्वेश्चन नंबर 53।
खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 कब प्रभावी हुआ था? इसका राइट आंसर होगा जून 1955 को। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 जो है जून 1955 को प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 67 के बी के तहत। अनुच्छेद 67 के बी के तहत जो है उसे हटा सकते हैं उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रस्ताव पर पारित करके। ठीक है, वर्तमान भारत में उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा सीपी राधाकृष्णन, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। भारत के उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के पादेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 55, पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा सही है? गलती बोलिए दोस्तों, कौन सा सही है? कहता है विश्व बैंक में भारत के पूर्व प्रतिनिधित्व, ये गलत है। भारत के पूर्व गृह मंत्री, गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, मनमोहन सिंह जो थे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। इनका जो है गवर्नर के रूप में कार्यकाल 1982 से लेकर के 1985 तक था। ठीक है, 1982 से 85 तक था। इनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 2004 से लेकर के 2014 तक था। तो याद रखिएगा दोस्तों इसको, तो प्रधानमंत्री 2004 से 14 तक है और आरबीआई के गवर्नर के रूप में 82 से 85 तक था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 मिलान करना है। सीएजी का नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है, सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां का वर्णन अनुच्छेद 149 के तहत। संघ के खातों का प्रारूप अनुच्छेद 150 के तहत। ऑडिट रिपोर्ट करना अनुच्छेद 151 के तहत। ठीक है, तो सीएजी का नियुक्ति अनुच्छेद 148, सीएजी के कर्तव्य शक्तियां 149 के तहत, संघ के खातों का प्रारूप 150 के तहत, ऑडिट रिपोर्ट अनुच्छेद 151 के तहत। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, कथन और कारण दिया हो दोस्तों। एक कहता कथन में कि अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा भारत के संविधान में नहीं दी गई है, ये सही है दोस्तों। अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा जो है भारत के संविधान में नहीं दिया गया है। कारण में कह रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों तो सही है दोस्तों, लेकिन व्याख्या जो है नहीं कर रहा है स्पष्ट रूप से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सी समिति संबंध चुनाव सुधार से है? चुनाव सुधार से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति की बात करते हैं तो इसका गठन 1990 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसका संबंध चुनाव सुधार से है। अगर नरसिंघम समिति की बात करते हैं तो इसका संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है, बैंकिंग क्षेत्र से है। बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं तो इसका संबंध जो है पंचायती राज से है, पंचायती राज से है। इन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की मतलब सिफारिश किया था। इनका गठन जो है 1957 में हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति। और ये जो है चिलैया समिति की बात करते हैं तो इसका संबंध जो है कर सुधार से है। ठीक है, चिलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चुनाव सुधार से। दिनेश गोस्वामी समिति, गठन 1990 में। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? तो सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कमांडर होता है। ठीक है, सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कमांडर होता है। क्वेश्चन नंबर 60, गोवा भारत का विधिवत पूर्ण राज्य कब बना? गोवा भारत का विधिवत पूर्ण राज्य का दर्जा जो है जून नहीं दोस्तों, मई 1987 मिला है। ठीक है, मई 1987 में। गोवा को 19 दिसंबर 1961 को गोवा को 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था और 1961 से लेकर के 1987 तक जो है दमन और दीप के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था। और पुनः 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत जो है 30 मई 1987 को गोवा को 25वां जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, 25वां जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। क्वेश्चन नंबर 61, कहता है कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाता है प्रचंड बेरोजगारी, कृषि मुक्त व्यवसाय और मानव पूंजी का निम्न गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, सामाजिक विकास के तीन अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर होगा अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। इसमें कह रहा है दोस्तों कि पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। गलत है दोस्तों, लगातार बढ़ती नहीं रही है, लगातार जो है उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जैसे में 2016 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 8.26% वृद्धि हुआ है। 2019 की बात करते हैं तो इसमें 3.87% घटकर आ गया था। ठीक है, तो इस तरह से उतार चढ़ाव हुआ है, लगातार वृद्धि नहीं हुआ है। पिछले दशक में बाजार की कीमतों पर यानी रुपया सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ रहा है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 65, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल स्थिति का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है निर्यात से अधिक आयात। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, निर्यात से अधिक आयात। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 कब लागू हुआ? तो धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 को 2005 में लागू किया गया था। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को 2005 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, मांग के नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो मांग का नियम क्या कहता है? जब कीमत कम होगा तो मांग बढ़ जाता है। ठीक है, कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाता है। मान लीजिए कि अभी कोई किताब का दाम 100 रुपया है, ठीक है, तो अभी कम खरीद होगा। ठीक है, अगर वो किताब के दाम डायरेक्ट घट करके जो है 70 रुपया हो जाएगा, चाहे 50 रुपया हो जाएगा, तो जो आदमी किताब नहीं भी ले रहा था वो भी आदमी लेने लग जाएगा, क्योंकि दाम उसका कम हो गया है। ठीक है, उसी तरह फल सब्जी में भी अपना सकता है। तो अगर कीमत गिरेगा तो मांग बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच क्या है? विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को गैट के स्थान पर किया गया था। किसके स्थान पर? गैट के स्थान पर किया गया था। इसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है। जनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 70, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका नेतृत्व किया था। सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के प्रमुख संस्थापकों में कौन शामिल है? बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी शामिल है, राम मनोहर लोहिया शामिल है और जयप्रकाश नारायण शामिल, तीनों के तीनों शामिल है। ठीक है। अच्छा, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें दोस्तों, तो इसका स्थापना 1934 में हुआ था। इसका अध्यक्ष के रूप में आचार्य नरेंद्र देव थे। आचार्य नरेंद्र देव इसका अध्यक्ष थे और इसका सचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण थे। जेपी नारायण जो है इसका सचिव के रूप में थे। स्थापना 1934 में हुआ था। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे और संस्थापक के रूप में रामवृक्ष बेनीपुरी, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 72 की ओर। पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज भवन किस शैली से प्रभावित है? पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज भवन जो है डच शैली से प्रभावित थे। डच या फिर इसे होलैंड शैली भी कह सकते हैं। डच को ही कहते हैं दोस्तों होलैंड शैली। ठीक है, होलैंड शैली या फिर डच शैली से प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो भाग किसने लिया था? तो फर्नींद्र नाथ घोष ने जो है भाग लिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1928 में हुआ था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, मिलान करना है दोस्तों। देखिए, चट्टान दिया हुआ है और क्षेत्र दिया हुआ। धारवाड़ चट्टान जो है दक्षिण पूर्वी बिहार में, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, ठीक है, जहां पर अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है। बिंद चट्टान की बात करते हैं तो दक्षिणी पश्चिमी बिहार में पाए जाते हैं, जहां पर कैमूर और सोन नदी घाटी यानी रोहतास।
अगर टर्सरी की बात करते हैं तो टर्सरी कहाँ है दोस्तों, तो बिहार के हिमालय के तराई क्षेत्र में, बिहार के हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वाटररी की बात करते हैं तो गंगा के मैदान में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 75 की ओर। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? बिहार में रविदास सभा के गठन जो है जगजीवन राम ने किया था। ठीक है, जगजीवन राम ने इसका गठन जो है 1928 में किया था। जगजीवन राम के द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना भी किया गया था। ठीक है, पूछता है दोस्तों कि अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने किया था, तो जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम की बेटी कौन है दोस्तों, मीरा कुमार। और मीरा कुमार से आपको जो है याद आ रहा होगा, यह पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह दबाया गया था? तो पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह जो है कमिश्नर टेलर के द्वारा दबाया गया था। ठीक है, कमिश्नर टेलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो नशाबंदी आंदोलन जो है डुमराव में चलाया गया था। ठीक है, और भागलपुर में भी शराबबंदी आंदोलन चलाया गया था। तो याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नशाबंदी आंदोलन जो कि 1920 में चलाया गया था डुमराव में। क्वेश्चन नंबर 78, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक कैदी के रिहाई के लिए, राजनीतिक कैदी के रिहाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 79, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करना है दोस्तों, कहता बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया। ये सही है दोस्तों, बिहार में महिलाओं के लिए जो है पंचायती राज के क्षेत्र में 50% का आरक्षण दिया गया है। ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होगा। गलत है दोस्तों, 25 साल न होकर के 21 साल होता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ग्राम सभा के बैठक के लिए कोर्रम यानी गणपूर्ति जो है कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए। 1/10 ना होकर के दोस्तों 1/20 होता है। ठीक है, 1/20 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, केवल और केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर आते हैं। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है? तो फल्गु जो है मोहना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। मोहना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अनुच्छेद 94 के सी के तहत। क्वेश्चन नंबर 82, केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 130वां 2025 पेश किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार किसी मंत्री को लगातार कितने दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया हो तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 30 दिन तक। अगर कोई मंत्री को जो है लगातार 30 दिन तक हिरासत में रखेंगे तो उसको पद से हटना पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2019 से 23 की अवधि में बिहार में जन्म के समय कुल औसत आयु कितनी दर्ज की गई है? तो बिहार में जन्म के समय कुल औसत आयु जो है 69.3 वर्ष दर्ज किया गया है। 69.3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 84, 1 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आदमपुर हवाई अड्डे। ठीक है, आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर जो है श्री गुरुदास रविदास जी हवाई अड्डा, श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 85, फरवरी 2026 में बिहार सरकार ने इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में ऑफिशियली कौन सा माइलस्टोन हासिल किया है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार को नक्सल फ्री राज्य घोषित करना। बिहार को नक्सल फ्री राज्य घोषित करना। क्वेश्चन नंबर 86, ऑस्कर समारोह 2025 में किस फिल्म ने सबसे अधिक 5 अवार्ड जीते हैं? तो सबसे अधिक 5 अवार्ड का विजेता अनोरा फिल्म है। ठीक है, ऑस्कर समारोह 2025 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने? शॉन बेकर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो माइकी मेडिसन जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बने हैं। सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेता की बात करते हैं तो एंड्रियन बॉडी है। एंड्रियन
बॉडी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो अनोरा है दोस्तों, तो इस तरह से याद रखिएगा। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में शॉन बेकर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मेडिसिन माइकी मेडिसन, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन बॉडी, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा है। क्वेश्चन नंबर 87, पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम का मेजबानी 2027 में कौन देश करेगा? तो 2027 में जो है सऊदी अरब करेगा, ठीक है। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का मेजबानी सऊदी अरब करेगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किसे 22 मार्च 2025 को हिंदी भाषा का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत जो है टोटल 11 लाख दिया जाता है, प्लस में एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, और एक जो है कांस्य की प्रतिमा मिलता है बाघ देवी का। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुआ था, ठीक है, 1961 में। क्वेश्चन नंबर 89, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। आईएमएफ के कार्यकारी निर्देशक उर्जित पटेल है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतीन चरण विराकुल है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू बने हैं, एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी है, ठीक है, मोहसिन नकवी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 90, भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया। वंदे मातरम दिवस की बात करते हैं 7 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 91 की ओर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा बानू मुश्ताक को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को सम्मानित किया गया है। पुस्तक जो है हार्ट लैंप के लिए। यह एक कन्नड़ लेखिका है, याद रखिएगा, पूछता है बहुत बार दोस्तों कि कहाँ का लेखिका है, तो यह एक कन्नड़ लेखिका है। अच्छा, ये तो हो गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। अगर केवल पूछे दोस्तों बुकर पुरस्कार 2025, बुकर पुरस्कार 25 दोनों अलग है, ठीक है दोस्तों, दोनों अलग है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और एक बुकर पुरस्कार दोनों अलग है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो हो गया। अब बुकर पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका विजेता डेविड स्लेजले है, ठीक है, डेविड स्लेजले है। ये हंगरी के लेखक है, और इनका उपन्यास फ्लैश के लिए मिला है, ठीक है, फ्लैश के लिए। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को मिला है, कन्नड़ लेखक है, और हार्ट लैंप के लिए मिला है। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड स्लेजले को मिला है, हंगरी के लेखक है, और फ्लैश के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर बढ़े 92, 2 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत 18वीं बीएसएफ की टुकड़ी किस देश में भेजी गई? तो बीएसएफ की टुकड़ी जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भेजा गया था, ठीक है। बीएसएफ की टुकड़ी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा मई 2025 में अंकुर पहल की शुरुआत की गई है? तो अंकुर पहल की शुरुआत ओडिशा में किया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओडिशा राज्य सरकार द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल की शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 94, 27 नवंबर 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा 2027 के चांद मिशन के लिए चुना है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टारशिप, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 95, 25 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो इग्नू की पहली महिला कुलपति उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया। उमा कांजीलाल को इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 की ओर, जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को कौन सा देश स्थानांतरित कर रहा है? इसका राइट आंसर होगा तुवालू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अपनी जनसंख्या को तुवालू देश जो है स्थानांतरित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 97, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान भारत की ऑरेंज इकोनॉमी की उदय की घोषणा की। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? तो ऑरेंज इकोनॉमी यह उन आर्थिक गतिविधि को संदर्भित करता है जो धन और रोजगार उत्पन्न करने के लिए संरचनात्मक, संस्कृति और बौद्धिक संपदा का लाभ उठाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न कथनों पर विचार करें, कहता कौन सा कथन सही है, बताइएगा दोस्तों। कहता देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, सही है, देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
नागालैंड हॉर्निबल उत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम भागीदार देश है, ये भी सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत 23वें स्थान पर है, ये भी सही है। इन प्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज किताब जो है मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा उपर्युक्त में? उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य की 106वां विधानसभा स्थापना दिवस पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिहार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 100, 15 जुलाई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक जियोम-4 मिशन के कितने क्रू सदस्य ISS में 18 दिन बिताने के बाद धरती पर सुरक्षित जो है लौटे थे? इसका राइट आंसर होगा 3 दिन, ठीक है। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ठीक है, एक लाइक करके थोड़ा सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।